बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश वजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। और आज हम लोग इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने लेटेंट हीट के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन की है। उस लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा कि आपको लेटेंट हीट के बारे में पता चल जाए कि लेटेंट हीट होता क्या है। इस वीडियो में मैं सिर्फ उसका एक ओवरव्यू दूंगा कि हमारे पास लेटेंट हीट जो होती है ये एक ऐसी हीट है जो कि हमारे पास यूज होती है उस टाइम पे जब कि हमारे पास मैटर का या कोई भी सब्सटेंस अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो। जैसे कि मेरे पास आइस है, ठीक है। आइस जब मेल्ट होती है तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाती है, ठीक है। जब आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचती है तो थोड़े से टाइम के लिए हीट तो वो एब्जॉर्ब करता है, हाइट हीट कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कर रही है, बट उसका टेम्परेचर जो है तो थोड़े से टाइम के लिए जो है तो इंक्रीज होना वो स्टॉप कर जाता है, ठीक है। वहां पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोगों ने तो रिलेशन पढ़ा हुआ है कि हम लोग अगर किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे, हम जब उसके अंदर हीट में चेंज लाएंगे तो उसके टेम्परेचर में चेंज लाजमी आएगा। बट उस लेक्चर के अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि हीट हमारे पास दो काम करती है, एक टेम्परेचर को चेंज करती है, सेकेंडली स्टेट को चेंज करती है। तो सेम टाइम पे ये दोनों काम नहीं हो सकते। जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो वहां पे स्टेट चेंज नहीं होता, और जब स्टेट चेंज हो रहा हो तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एक पॉइंट आता है जहां पे थोड़े से टाइम के लिए टेम्परेचर का इंक्रीज या डिक्रीज स्टॉप कर जाता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक्चुअल में क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लेटेंट हीट के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है कि आइस जो कि अपने सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट होती है लिक्विड स्टेट में, तो जब वो अपने स्टेट को चेंज करती है उस टाइम पे वो जो हीट एब्जॉर्ब करेगी तो उसको हम लोग लेटेंट हीट कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो और वो क्या करे कि वो अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक है, उस टाइम पे जब उसका स्टेट चेंज हो रहा होगा तो जो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा या उसको जो हीट रिक्वायर्ड होगी अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, उस हीट को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। समझ आई आपको? अच्छा, उसके बाद हमारे पास मैंने एक पॉइंट लिखा है कि डेल क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट needed to melt mass m from solid to liquid and is given by del q equals to mlf। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें, ये क्या है डेल क्यू, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है जो कि उस सॉलिड आइस क्यूब को रिक्वायर्ड है। लेट सपोज मेरे पास बच्चों यहाँ पे एक बीकर है, उस बीकर में मेरे पास आइस क्यूब पड़ा हुआ है और हम कंटिन्यूसली इसको क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हीट है ये क्या है, ये डेल क्यू है, सही हो गया। ये क्या है, डेल क्यू है। एम जो आ जाएगा वो इस आइस क्यूब का अपना एक मास होगा, और एल एफ जो है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये हमारे पास जैसे ही ये आइस क्यूब अपने स्टेट को चेंज करेगा और ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इस टाइम पे जब ये अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, जब अपने स्टेट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो जब ये अपने स्टेट को चेंज करेगा उस टाइम पे जो इसको स्पेसिफिक एक हीट चाहिए जिसमें वो सिर्फ स्टेट को चेंज करेगा, टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा, उस हीट को बच्चों हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वर्ड यूज हो गया है स्पेसिफिक, ठीक है। तो अब इसको हम डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास। जब भी स्पेसिफिक, जैसे हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कि हम उसमें 1 kg वाटर की बात करते थे, 1 kg मास की बात करते थे, ठीक हो गया। तो हमारे पास सब्सटेंस का जब मास यूनिफाई हो जाए, हमें वो एक
प्रॉपर वैल्यू आ जाए उसमें, तो हम वहां पे फिर वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिक। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब कि 1 kg हमारे पास आइस क्यूब हो, ठीक है। और ये आइस क्यूब जब अपने स्टेट को चेंज करेगा, तो उस टाइम पे स्टेट चेंज के दौरान जितनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम लोग स्पेसिफिकली, हम उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करेंगे, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ heat required to convert unit mass 1 kilogram of solid to its melting point to liquid without change in its temperature। और इसको हम लिखेंगे LF equals to del Q divided by N। ठीक हो गया। ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ये आगे चल के हम डेरिवेशन के अंदर यूज करेंगे, इसलिए मैंने इनिशियली आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने बाकी जो थ्योरी लिखी हुई है या जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, इस आइस क्यूब के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो इसको हीट रिक्वायर्ड है अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, वो अमाउंट ऑफ हीट हम फाइंड करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर है क्या कि मेरे पास एक बीकर है, चलिए मैं यहाँ से बाकी चीजें मिटा देता हूँ। अच्छा, मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर हमने आइस क्यूब लिखा हुआ है। अब आइस क्यूब को हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं। अब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पॉइंट, अब यहाँ पे आइस क्यूब इनिशियली क्या है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। अब देखें, जैसे जैसे ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, -20 से -19, 18, 17 से करते करते वो इंक्रीज होता होता 0 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो 0 पे पहुंचा, तो 0 जो है तो वो क्या है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हम दोनों कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट उस सेंस में कि जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो, और मेल्टिंग पॉइंट उस कंडीशन में जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक हो गया। तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा फॉर आइस क्यूब, ठीक है। अच्छा, 0 के ऊपर हमारे पास अब क्या होगा कि इनिशियली जैसे ही ये इस 0 पॉइंट पे पहुंचा, तो मैंने इस टेम्परेचर को और इस टाइम को मैंने T1 का नाम दे दिया। जब वो इनिशियली -20 से स्टार्ट हुआ और 0 डिग्री पे जब पहुंचा, कितने टाइम में पहुंचा, तो मैंने उसको कह दिया कि ये T1 टाइम इसने लिया और ये हमारे पास -20 से 0 पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर में राइज आना स्टॉप हो गया है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट की जब बात आती है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे स्टेट चेंज होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास स्टेट चेंज होगा, तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। तो इस पॉइंट के ऊपर अब मेरे पास स्टेट चेंज होगा, अब टाइम गुजर रहा है, हीट इसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है आइस क्यूब, और ये उस हीट को यूज करके अपने तमाम के तमाम स्ट्रक्चर को लिक्विड में कन्वर्ट करता जा रहा है। और एक पॉइंट आएगा जहां पे ये कंप्लीटली जो है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद इसके टेम्परेचर में राइज आना शुरू हो जाएगा और ये यहाँ पे इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। लेट्स सपोज इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूं, ये पॉइंट बी है, और इसको मैं पॉइंट सी कह देता हूं, ठीक है। तो पॉइंट बी के बाद बी से सी अगर आप देखें, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है। इंक्रीज अब आ रहा है, तो इट्स मीन के उस आइस ने खुद को कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि मैंने -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए जो टाइम लिया, वो T1 लिया, ठीक है। अब मैं उस टाइम को कैलकुलेट करूंगा कि जिस टाइम के ऊपर हमारे पास राइज इन टेम्परेचर आएगा, तो वो पॉइंट मेरे पास है ये बी पॉइंट, और इसके ऊपर जो टाइम है मेरे पास वो क्या है, वो T2 है। अब T2 वो टाइम है जिस टाइम के अंदर हमारे पास, जिस टाइम के बाद हमारे पास इस वाटर का या इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है, वो क्या करेगा, राइज करेगा। सही हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टाइम के लिए हमारे पास इसने अपने टेम्परेचर को राइज नहीं किया, तो हम कहेंगे जी T2 - T1। और ये कौन सा टाइम है, ये टाइम ऑफ फ्यूजन है, इसको मैं TF कह देता हूं, टाइम ऑफ फ्यूजन। मतलब इस टाइम के दौरान जो आइस है वो अपने आप को कंप्लीटली कन्वर्ट कर रही थी, किसमें, सॉलिड स्टेट अपने आप को कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। इसी पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास हीट यूज होती है, उसको हम
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्यूज कर रही है, ठीक है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान ये जितना टाइम एक्वायर करेगा ये प्रोसेस, उस टाइम को हम टी एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा ग्राफ समझ आया होगा। अगर ग्राफ समझ आ गया फिर ये चीजें आसान है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि टाइम टेकन बाय आइस टू मेल्ट कंप्लीटली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से के ऊपर जब ये कंप्लीटली मेल्ट हुआ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो यहाँ का जो टाइम है वो मेरे पास क्या है, T2 माइनस T1 है। और ये टाइम जो है तो इसको मैंने टाइम ऑफ फ्यूजन का नाम दिया। और ये टोटल टाइम जो है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, ये 3.7 मिनट्स हमारे पास ये लेता है। और ये अपने आप को फ्यूज करता है कितने टाइम में, 3.7 मिनट्स में ये आइस जो है अपने आप को फ्यूज करता है लिक्विड के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब टाइम टेकन बाय वाटर टू राइज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पे देखें, बी के बाद इसके अंदर राइज आना शुरू हुआ टेम्परेचर के अंदर, और सी यहाँ पे 100 डिग्री तक ये पहुंचा ये टेम्परेचर। तो अब ये वाला जो 100 डिग्री के ऊपर जो टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए जितना टाइम लिया उसको मैंने T3 का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इस पूरे के पूरे टाइम को, बी से सी तक का जो टाइम है इसको मैं TR से रिप्रेजेंट कर दूंगा, टाइम रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अच्छा, तो अब TR हमारे पास किस चीज के इक्वल हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा T3 माइनस T2 के। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया T3 माइनस T2 और इक्वल टू 4.6 मिनट्स लेता है ये, सही हो गया। अच्छा, अब चूंकि आइस क्यूब है तो मतलब वाटर है, तो वाटर की अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है। तो मैंने लिखा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू सी, इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन के, ठीक हो गया। अच्छा, अब टेम्परेचर में कितना चेंज आया, तो मेरे पास 0 से 100 तक चेंज आया है, तो मैंने 100 से 0 को माइनस किया तो मैंने उसको केल्विन में लिख दिया, ठीक हो गया। तो अब चूंकि हमारे पास सेंटीग्रेड और केल्विन के डिवीजन सेम होते हैं, इसीलिए अगर आप 100 माइनस 0 सेंटीग्रेड करो या 100 माइनस 0 केल्विन करो, दोनों के अंदर का जो चेंज होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है, ठीक है। दोनों जो है तो 100 डिजिट्स जो है तो उसके अंदर चेंज आएगा। अच्छा, हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर बी से सी तक ले जाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास कौन सी हीट होगी, वो डेल क्यू होगी, ठीक हो गया। अब डेल क्यू है, हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी है। तो यहाँ पे हम लोग वही फार्मूला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फार्मूला लगा देंगे, डेल क्यू इक्वल टू एम सी डेल टी, ठीक है। अच्छा, मैस अपनी जगह पे, सी की जगह पे उसकी वैल्यू 4200 और टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है, 100 केल्विन का। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल क्यू की वैल्यू आ जाएगी m इंटू 4.2 क्रॉस 10 पावर 5 जूल पर केजी। अब ये मेरे पास वो हीट है जितनी हीट इस वाटर ने एब्जॉर्ब की कि वो अपने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाए, सही हो गया। ये मेरे पास वो हीट आ गई। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों के पास एक कंसेप्ट आता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी आर। अब यहां पे देखे डेल क्यू क्या है, पहले इसको समझें। डेल क्यू मेरे पास वो हीट है जिस हीट को इस वाटर ने एब्जॉर्ब किया और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अप्रोच हुआ किया उसने। और टी आर मेरे पास वो टाइम है जिस टाइम में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, ठीक हो गया। तो रेट का वर्ड यूज हो रहा है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन किस चीज की, हीट की, और रेट का मतलब टाइम। तो मैंने यहां पे लिखा डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी आर, ठीक हो गया। टी आर मतलब कि यहां से यहां तक टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो टाइम लगा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखें कि हम लोग एक्चुअल में फाइंड क्या करना चाह रहे हैं बच्चों, हम लोग एक्चुअल में फाइंड करना चाह रहे हैं इस फ्यूजन के दौरान हमारे पास कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, हम वो फाइंड करना चाह रहे हैं। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के दौरान जो फ्यूजन के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फ्यूजन, ये इक्वल है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन
मल्टीप्लाई टाइम, जितना टाइम उस फ्यूजन के प्रोसेस में लगा उस टाइम से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। मतलब देखो -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आइस क्यूब पड़ा हुआ है, मैं उसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, वो कंटिन्यूसली हीट को एब्जॉर्ब करता जा रहा है और टाइम के साथ साथ टाइम भी तो साथ साथ गुजर रहा है ना, तो हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो मेरे पास क्या है, डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी आर। सही हो गया। अब ये मेरे पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्यूजन, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास ये डेल क्यू डिवाइड बाई टी आर हीट एब्जॉर्ब करता जा रहा है और फ्यूजन के दौरान इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, तो अब क्या करोगे, फ्यूजन के दौरान का टाइम कैलकुलेट कर लोगे और जितनी रेट के साथ वो हीट को एब्जॉर्ब करता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप कहोगे जी ये मेरे पास कंप्लीटली हीट एब्जॉर्ब है जो कि उसने फ्यूजन के दौरान उसने कंप्लीटली एब्जॉर्ब की। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब देखो हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फ्यूजन, उसको मैं लिख लेता हूं डेल क्यू और आगे में एफ लगा देता हूं, इक्वल्स टू, अब यहां पे क्या था, डेल क्यू डिवाइड बाई टी आर था, तो मैंने टी आर को इधर टी एफ के नीचे डिवाइड किया दिया और डेल क्यू को मैं अलग कर देता हूं। सही हो गया। अब आप जरा इस इक्वेशन 1 और 2 को जरा गौर से देखिए, तो इक्वेशन 1 में क्या है, सॉरी यहां पे डेल क्यू मैंने यहां पे क्या किया, अच्छा एम एल एफ, देखिए डेल क्यू, अच्छा ये फ्यूजन है, ठीक है, यहाँ पे एफ लगाना मैं सॉरी भूल गया था, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में हमारे पास डेल क्यू एफ है जो कि इक्वल है किसके, एम एल एफ की, तो मैंने यहाँ पे इस जगह पे डेल क्यू एफ की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक हो गया। अब डेल क्यू कौन सी वैल्यू है, जो कि हीट एब्जॉर्ब की है इसने टू राइज टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो मेरे पास है ये वैल्यू, तो इस वैल्यू को उठा के मैंने यहां पे पुट कर दिया m इंटू 4.2 क्रॉस 10 पावर 5 और फिर मल्टीप्लाई टी एफ कौन सा है, फ्यूजन के दौरान का टाइम, जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है 3.7 मिनट्स। ठीक है, वो मैंने वैल्यू लिख दी और उसके बाद टी आर मेरे पास वो टाइम है जिस टाइम के अंदर मेरे पास वाटर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अप्रोच करेगा और ये मेरे पास टाइम होता है 4.6 मिनट्स। ठीक हो गया। तो मैंने ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी टी आर की जगह पे। अब यहां से देखिए तो एम और एम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर एल एफ रह गया और इक्वल्स टू इन सारों को, इन दो को डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास लेटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेरे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये अब वो हीट है 3.9 क्रॉस 10 पावर 5 जूल पर केजी, ये वो हीट है बच्चों जो कि ये आइस क्यूब या ये लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा किस दौरान, जब वो अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। अब ये वो हीट है ये जो हीट एब्जॉर्ब हुई है बट टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। ठीक हो गया। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपके पास सॉलिड जब अपने स्टेट को चेंज करे लिक्विड में, जब वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो वो क्या करेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, बट टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो अगर हम वाटर के आइस क्यूब की एग्जांपल लेते हो और उस आइस क्यूब का जो मास है वो 1 kg हो, तो वो हमारे पास हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगा, 3.9 क्रॉस 10 पावर 5 जूल पर केजी के हिसाब से ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक हो गया बच्चों। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा बच्चों। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।